शिमला में रिजॉर्ट्स मोबाइलाइजेशन को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद कुमार रहे मौजूद। बैठक में आय बढ़ाने पर हुई चर्चा। नान मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर मामला फिर से पकड़ा रहा तूल। बीजेपी ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अगुवाई में शुरू किया गया अभियान। एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। यूएसएड के $21 मिलियन के दुरुपयोग का आरोप। महाराष्ट्र चुनाव में पैसे के उपयोग की जताई आशंका। हिमाचल में पेंशनरों को 4 तारीख को भी नहीं मिली पेंशन। पेंशनर्स संघ की सरकार को चेतावनी। मांगे नहीं पूरी तो सड़कों पर करेंगे चेतावनी। सोलन में आयोजित पहली शिक्षक माह पर 2 दिवसीय कार्यशाला संपन्न। करीब 130 माताओं ने लिया भाग। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तीशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व में मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित 6 पोस्ट कोड के 660 पदों के परिणामों को शीघ्र घोषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के 2000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने को कहा। इन पदों में वे पद भी शामिल थे जो कि पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति किया गया था और वही इसके अलावा HPRCA को हाल ही में प्राप्त नए अधिसूचित पदों को भी भरने को कहा गया। उन्होंने HPRCA को उन उम्मीदवारों को 2 वर्ष की आयु छूट प्रदान करने को कहा जो कि विभिन्न कारणों से आवेदन करने से वंचित रह गए थे। और वही मोबाइलाइजेशन के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक मंगलवार को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई। तो वही बैठक में कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, राजेश धर्माड़ी और अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में आय बढ़ाने पर मंथन किया गया और आय बढ़ाने को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। देनदारियों के लिए कैसे बजट रेगुलेट करना है और बोर्ड, निगमों और कर्मचारियों के युक्तिकरण करना है, उस पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा है कि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन और भारी देनदारियों से आज ही सरकार पर रह पड़ गई है। पूर्व सरकार ने कर्ज की इंस्टॉलमेंट भी समय पर नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रिसोर्स मोबाइलाइजेशन सब कमेटी बनाई है और आज बैठक हुई है और उस कमेटी का काम है कि कैसे व्यवस्थित लोन ले और जो घाटा है उसे पूरा कैसे करें। इसको लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो पहले क्योंकि 2 बजट होते हैं, एक प्लान बजट होता था, एक नॉन प्लान बजट। तो सैलरीज कंपोनेंट और ये जो हमारा पेंशन कंपोनेंट था, इसको नॉन प्लान बजट से मीट आउट करते हैं। और जो प्लान बजट था उससे 25 से 30% जो था वो हमारी सैलरी कंपोनेंट को जाता। अब क्योंकि दोनों बजट जो मर्ज हो गए हैं, भारत सरकार ने उनको मर्ज कर दिया। रेलवे बजट अलग होगा था, उसको भी मर्ज कर दिया। अब कंसोलिडेटेड बजट हमें आता है और GST जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, उसमें हिमाचल प्रदेश का बड़ा कम शेयर है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम कंज्यूमरिस्ट स्टेट हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं। तो इसलिए हमारे रेवेन्यू जो है बड़ा कम है। उस रेवेन्यू को देख के वो जो यार्ड स्टिक्स बनाए हुए हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के, उसको हिमाचल क्योंकि छोटी स्टेट है उसको वो क्वालिफाई नहीं करती। तो इसलिए धीरे धीरे हमारा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हमें का भाव जो हमें मिलना चाहिए वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज का नाहन से स्थानांतरण मुद्दा फिर से जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी इस कॉलेज के ट्रांसफर को जनहित के खिलाफ बता रही है और अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर इसका विरोध कर रही है। वहीं कांग्रेस इसे विस्तारीकरण कह रही है और स्थानांतरण को अफवाह बता रही है। इसी विषय को लेकर आज बीजेपी ने बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अगुवाई में शहर में हस्ताक्षर अभियान आरंभ किया। इसमें शहरवासियों से मेडिकल कॉलेज को नाहन में चलाए जाने की बात भी कही गई और इसी के साथ साथ लोगों को
पैम्पलेट्स भी वितरित किए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि नाहन मेडिकल कॉलेज शहर के विकास के लिए अति आवश्यक है और करोड़ों रुपए इसके भवन पर खर्च किए जा चुके हैं और कई भवन बनाए जा चुके हैं। ऐसे में इसका नाहन से बाहर ले जाना नगरवासियों के हित के लिए नहीं है। भवन निर्माण का कार्य बंद है। नाहन की जनता ये अपेक्षा कर रही थी कि ये भवन निर्माण का काम तेज गति से हो, परंतु इसके विपरीत जो मीडिया के माध्यम से जानकारियां मिली कि इस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को कहीं और ले जाने का ऐसा प्रोग्राम सरकार का दिखाई देता है। सरकार को कोई बड़ा संस्थान बनाना है, बनाए, वो 1000 बिस्तरों का अस्पताल बनाए, वो सुपर स्पेशलिटी बनाए, कोई नहीं रोकता, पर जो काम चला हुआ है उसको बंद ना करे। 11-11 मंजिल के 2 भवन जिसके लिए धन का प्रावधान है, 500 बिस्तरों का प्रावधान है, और आज तक ये डॉक्टरों की संख्या 150 पहुंच जानी थी, जो 112 पर छोड़ी गई थी 2022। हम वापिस की तरफ जा रहे हैं आगे बढ़ने की बजाय, और जिस दिन ये फाइनल निर्णय हो जाएगा कि इसको दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, तो ये इलाका पूरी तरह से सूना हो जाएगा और नए स्थान पर काम शुरू करना कहने को आसान है। नए स्थान का चयन करना, फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस कराना, उसकी बिल्डिंगों के नक्शे बनाना, नक्शों को अप्रूव कराना, उसके लिए 500,000 करोड़ रुपए के धन का प्रावधान करना। सरकार की हालत तो यह है कि मंदिरों का पैसा उठाकर सरकार की स्कीमों में लगाने में जुटी हुई है। एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर भारत को मिले $21 मिलियन यूएस एड के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने इस एड के पैसों का महाराष्ट्र चुनाव में दुरुपयोग करने की आशंका जताई है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले रूप से कहा है कि उन्होंने वोटर टर्न आउट के लिए अपने परम मित्र पीएम मोदी को $21 मिलियन की एड दी है। भारत को ऐसी मदद की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में शंका जाहिर होती है कि महाराष्ट्र के नतीजे वोटर टर्न आउट के नाम पर दी गई यूएस एड से प्रभावित है। महाराष्ट्र चुनाव में रातों रात हजारों में वोटर बना दिए गए। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा कि विश्व के परिपक्व लोकतांत्रिक देश बैलेट पेपर पर चुनाव करवाते हैं। पीएम मोदी के मित्र ट्रंप भी ईवीएम पर शंका जता चुके हैं और अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र का सुझाव सुनेंगे या नहीं। वहीं बागवानी के मुद्दे पर भी एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने पूर्व बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिका में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, तब से मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। अभी यूएस एड के नाम पर $21 मिलियन की मदद जो है हमारे देश में वोटर टर्न आउट के लिए दी गई, और ट्रंप साहब ने नाम लेकर कहा कि ये मदद मैंने अपने परम मित्र मोदी साहब को दी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये मदद किसको दी गई और क्यों दी गई। भारत एक लोकतंत्र है, हमारे अपने संसाधन है, हमें विदेशी मदद की क्या जरूरत आन पड़ी। और ये वोटर टर्न आउट के लिए जो मदद हुई है
ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के जो मतदाता हैं उन मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है। और आपने अभी सुना होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता की और महाराष्ट्र के चुनाव में जिस ढंग से धांधली हुई उन्होंने तथ्यों के साथ अपनी बात मीडिया के सम्मुख रखी कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद विधानसभा के जो चुनाव है कितने नए वोटर जोड़ेंगे, वो पूरी तथ्यों के साथ उन्होंने बात रखी। लेकिन देश का जो निर्वाचन आयोग है या मुख्य चुनाव आयुक्त है वो इसका जवाब नहीं दे पाए। और हिमाचल प्रदेश में 4 तारीख बीत जाने के बाद भी अभी पेंशनर को पेंशन नहीं मिली है। वहीं लंबे समय से पेंशनर्स के भत्तों को अदायगी भी अधर में लटकी हुई है। भत्तों की अदायगी और समय पर पेंशन न मिलने पर अब पेंशनर संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है और सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पेंशनर संघ का कहना है कि सरकार लंबे समय से उनकी अनदेखी कर रही है, जिसके कारण उन्हें मजबूरन प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अगर बजट सत्र तक मांगों पर विचार नहीं किया गया तो उनको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। वहीं पेंशनर कल्याण संघ की आज विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रधान आत्माराम शर्मा ने कहा है कि पेंशनर्स को हर महीने की पहली तारीख को पेंशन की अदायगी हो जाती थी, लेकिन आज 4 तारीख हो जाने के बावजूद भी पेंशनर के खाते में पेंशन नहीं आई है। उन्होंने कहा कि 4 ज़िले ऐसे हैं, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और मंडी, जहां पर पेंशन की अदायगी अभी तक नहीं हुई है। आत्माराम शर्मा ने कहा है कि अगर बजट सत्र के दौरान उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। ये मुद्दा जो मेन है, जहां तक जेसीसी की बात है, अभी तक ना तो एम्प्लॉइज की हुई है, एम्प्लॉइज के कई ग्रुप एफेक्शन वो भी बात कर रहे हैं और हमने भी आज मेन मुद्दा उठाया है क्योंकि फाइनेंशियल डिमांड्स के अलावा जेसीसी में हमारे कई दूसरे मुद्दे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे होते हैं, वो बात होती है। तो उन्होंने ये बोला कि इस बजट सेशन में मैं आपसे और या इस बजट के दौरान बीच में कभी छुट्टी के दिन में आपसे बातचीत करूंगा और उसमें हमारी जो मेन डिमांडें होंगी उसमें हमारे पूरे प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी होगी और जिला के जो हमारे प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी होंगे वो इसमें जो है शिरकत करेंगे और उसके बाद ही जो जेसीसी का है उसके बाद ही ये मुद्दा होगा। पर उससे पहले एक मीटिंग हमारी स्टेट कार्यकारिणी की माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो होनी है, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी हो। और सोलन में 2 दिवसीय पहली शिक्षक मां पर 2 दिवसीय कार्यशाला प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की गई, जिसमें सोलन खंड की करीब 130 माताओं ने भाग लिया। इन्हें बच्चों को किस तरह से संस्कार देने हैं और किस तरह से उन्हें पढ़ाई में मदद करनी है, कई विभिन्न विषयों पर जागरूक किया गया। इस कार्यशाला में माताओं को व्यवहारिक ज्ञान भी दिया गया, जिससे कि वो घर जाकर अपने बच्चों के साथ प्रयोग कर उन्हें खेल खेल में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर सकती हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए प्राथमिक शिक्षा खंड अधिकारी विनोद चौहान ने बताया कि प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की माताओं के लिए पहले शिक्षक माँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माताओं को बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देने के बारे में जागरूक किया गया। दिवसीय कार्यक्रम चला था, जिस कार्यक्रम में हमें सिखाया गया कि बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे एक्टिविटी करनी है, ये सब कुछ सिखाया गया और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। इसका ये बेनिफिट होगा कि भविष्य में हम बच्चे को कैसे गाइड करें, कैसे बच्चा आगे बढ़ेगा, कैसे जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी की है, जो हमने यहाँ सीखा है, हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएं। हम बच्चों को कैसे करना है, तैयार करना है कि हम बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं, जैसे बच्चों के संस्कार हमें कैसे देने हैं, उनको कैसे हमें आगे तैयार करना है कि बच्चा अच्छे से पढ़ पाए और जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं
एक जैसे जो उनके बराबरी के लिए वो खड़े हो सकते हैं। यहाँ जिला परिषद के कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी प्री प्राइमरी की जितनी भी माताएं हैं उनके लिए स्पेशल यहाँ ये कार्यशाला रखी गई है, ताकि बच्चों का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है और उनका भावनात्मक विकास और उनकी शारीरिक विकास और उनका जो है बौद्धिक विकास किस प्रकार हो सके और वो किस प्रकार अपने शिक्षा लेने के लिए तैयार हो सके, इसके लिए यहाँ विद एक्टिविटीज जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जा रहा है। ये इसका जो शीर्षक है वह है पहली शिक्षक माँ। इसी के अंतर्गत ये ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।